हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 29 वीडियो है और पार्ट 29 वीडियो में विविध प्रश्नावली 4G पे है और यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। पहले इनको हम लोग देखने वाले हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि याद देखिए दो कोटि का यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है जो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो x का मान बताना है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 18 दूना 36 बराबर में, यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 36 यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर में 0, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में प्लस का 36 हो जाएगा इधर जाके, और स्क्वायर जाएगा तो रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लग जाएगा, यानी कि x बराबर में आ जाएगा प्लस माइनस 6। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है यदि a एक 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के किसके इक्वल होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के क्यूब इंटू ए के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई वर्ग अवयव n कोटि का हो तो हम लोग k इंटू ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके इक्वल लिखते हैं, k का पावर n इंटू ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू के। तो जब ये 3 कोटि के है तो यहाँ पावर में बस 3 आ जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपका सी नंबर कथन सही है। सानिक जो होता है एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है यदि शीर्ष, यहाँ पे 3 शीर्ष दिए गए हैं त्रिभुज के वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 35 वर्ग इकाई। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 यानी कि 2 - 6 1, x2 y2 1 यानी कि 5 4 1 और x3 y3 1 यानी कि k 4 1 इक्वल टू में। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जब निर्देशांक में से कोई x या y नियामक ज्ञात करना हो और क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल को प्लस और माइनस दोनों में हम लोग यहाँ लेते हैं। ये जाएगा उधर जाके गुना कर देगा और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग इसका विस्तार कर देते हैं r1 के सापेक्ष। तो 2 लेंगे, इसको हटाएंगे तो इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 1 4 1। ठीक है, फिर -6 यानी ये माइनस में होता ही है और एक यहाँ माइनस है तो डबल माइनस लग जाएगा। यह रो यह कॉलम हटाएंगे तो इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 1 k 1। ठीक है, अगला लेते हैं प्लस का 1, तो यह रो यह कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 4 k 4 और इक्वल टू में प्लस माइनस 70 हो जाएगा। ये दो भाग में जो है उधर जाके गुना करेगा, 2 इंटू 4 - 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 6 यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस का k। ठीक है, प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का 20 - 4 k बराबर में प्लस माइनस 70। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये तो 0 होगा और 0 में 2 से गुना होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 30 माइनस का 6 k हो जाएगा। देख लीजिए 30 माइनस का 6 k और यहाँ 20 माइनस का 4 k बराबर में प्लस माइनस 70। तो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस 10 k, 10 के हो जाएगा यहाँ पे, है ना जी, सॉरी 10 के बराबर में प्लस माइनस 70। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट में ले लेते हैं, एक प्लस वाला एक बार माइनस वाला। 50 माइनस 10 के बराबर में प्लस 70 ले लेते हैं और 50 माइनस का 10 के बराबर में माइनस का 70 एक बार ले लेते हैं। ठीक है, दोनों लेके देखते हैं। ठीक है, दोनों ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो 50 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 10 के बराबर में माइनस का 70। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस वाला है उधर जाके माइनस का 10 के बराबर में 70 प्लस का है और माइनस का 50, तो माइनस का 10 के बराबर में हो जाएगा 20, ये जाएगा भाग में तो k बराबर माइनस का 2, ये जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 70 माइनस का 50, माइनस का 10 के बराबर में माइनस का 120, माइनस माइनस काट देते हैं, 10 भाग में जाएगा तो आ जाएगा 12, तो k का मान 12 और एक माइनस का 2, तो यहाँ पे दोनों हो सकता है।
यहाँ पे 12 और माइनस का 2। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट, कह रहा है यहाँ पर कि aij का सहखंड कैपिटल aij हो तो इस डिटर्मिनेंट का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं किसी डिटर्मिनेंट का जो मान होता है उसके किसी एक रॉ या कॉलम के साथ उसके संगत सहखंड को गुना करके जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ डी नंबर देखिए, A11 एलिमेंट है, उसके साथ उसका सहखंड है, A21 है, उसके साथ यहाँ इसका सहखंड है, A31 है, उसके साथ इसका सहखंड गुना है, और इनका योग किसके बराबर होगा? तो इस सारणिक के मान के बराबर होगा, उस डिटर्मिनेंट के मान के बराबर होगा, डी नंबर। और किसी में ऐसा नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए, पहले कॉलम के एलिमेंट्स हैं और उनके साथ उसका सहखंड गुणम है और उनका योग, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। बाकी सब में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसमें भी देख लो, तो ये A11 दिया है, A12 दिया है, A13 दिया है, लेकिन उसके साथ यहाँ A11 इसका तो सहखंड है, इसका सहखंड नहीं है, इसका सहखंड नहीं है। यही आपका डी नंबर दिख रहा है। समझ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है कि यदि A 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू किसके बराबर होगा? इसमें तो हम लोग जानते हैं कि अगर n कोटि का एक वर्ग अवयव है तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू के पावर में जो घात होगा उसमें से 1 घटा लेंगे, इसके बराबर होता है। तो 3 कोटि क्या है, तो यहाँ पावर में 2 रख के 1 घटाएंगे, 2 आ जाएगा ना जी, यहाँ 3 रख के 1 घटा लेंगे तो आपका a² के बराबर हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a² है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के स्क्वायर के बराबर हो। 7 नंबर, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स किसके इक्वल होगा? तो यह आपके 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, देख रहे हैं ना। यह इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, यानी कि a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल नहीं हो जाएगा? ये देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कह रहा है यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सारणिक इसका मान क्या होगा? तो एक्चुअल में इसका मान 0 होगा। अब 0 कैसे होगा इसको देख लीजिए। यहाँ ABC कह रहा है AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो AP में है तो यहाँ पे A2 - A1 = A3 - A2 हो जाएगा। इतना तो लिख सकते हैं ना। अच्छा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें -1 से गुना करूँ तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, यहाँ भी माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, ये हो जाएगा। और 2 से गुना कर दो, ठीक है, 2 से गुना कर दो, 2 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2a - 2b = में 2b - 2c, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग जो सारणिक दिया है इसको लेते हैं, यही बगल में ले लेते हैं। यहाँ पर इसका हमें मान निकालना है ना, x + 2 x + 3 x + 2a x + 3 x + 4 x + 2b x + 4 x + 5 x + 2c। अब यहाँ करते हैं हम लोग R1 के जगह पर R1 - R2 और R2 के जगह पर R2 - R3। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सिंपल दिखने लगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ -1 और यहाँ पर आ जाएगा x कट जाएगा 2a - 2b। ठीक है, यहाँ पे -1 R2 की जगह R2 - R3 करेंगे, -1 और 2b - 2c। यहाँ पर x + 4 x + 5 और x + 2c। ठीक है, अब देखिए ये तो दो, ये देख लिए, ये दोनों एलिमेंट यहाँ ठीक सेम नहीं दिख रहा है और ये इसके इक्वल है, देख लो, ये पहले इसीलिए मैंने इससे यह लाया है। तो यहाँ पे 2a - 2b 2b - 2c के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो देख रहे हैं 2 रॉ इक्वल हो गए तो इसका वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा, समझे ना। ये तो सेम ही है और ये दोनों भी इक्वल है, तो 2 रॉ सेम हो गए तो उसका मान क्या हो जाएगा? उस सारणिक का मान 0 हो जाएगा, इसीलिए आपका 0 हो गया। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, XYZ शून्योत्तर वास्तविक संख्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, तो अब यह A का व्युत्क्रम इसमें से कौन होगा?
तो पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा, अब देख लो पहले रो के सापेक्ष करेंगे तो इसी को सिर्फ लेंगे, है ना, बाकी को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब जीरो है। तो यहाँ पर आ जाएगा y 0 0 z, यानी कि आ जाएगा x इंटू में वाई जेड माइनस जीरो, यानी कि एक्स वाई जेड इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा। अब इसके हर एक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो देखो C11, तो C11 इसको लेंगे, यह ढकेंगे, यहाँ आ जाएगा वाई जेड। C12 ये माइनस में होता है, यह रो यह कॉलम ढकेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो जीरो आ जाएगा। C13 यह लेंगे, इसका इसको ढकेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ही आना है। C21 यह भी आपका देखो, इसको लेंगे, इसको इसको ढकेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ही आएगा, माइनस लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। C22 इसका देखो, यह लेंगे तो यह रो यह कॉलम हटेंगे, इन चारों कॉर्नर वाले का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो एक्स जेड आएगा। उस तरह से C23 भी जीरो आएगा, C31 भी जीरो आएगा, C32 भी जीरो आएगा, और C33 की बात कर लेते हैं, ये लेंगे, ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू एक्स वाई आएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इन सभी को फैक्टर्स को सजा लो और उनका ट्रांसपोज, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ए का इनवर्स बराबर में हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 बटा में एक्स वाई जेड, और इंटू में यहाँ पर वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो इससे करेंगे तो यहाँ 1 बाई एक्स बचेगा, तो उसे एक्स का पावर -1 दे सकते हैं, बाकी तो 0 0 यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका 1 बाई वाई बचेगा, तो वाई के पावर -1 दे सकते हैं, 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई जेड बचेगा, तो जेड का पावर -1 दे सकते हैं। तो ये देखिए किस में है, ये आपका ए नंबर दिख रहा है ना, यही इसका व्युत्क्रम हो जाएगा जो आव्यूह दिया है उसका। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, यदि ए यहाँ पर आव्यूह दिया हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इसमें से किसको लाइक करेगा, ये हमें बताना है। और जहाँ थीटा जो है 0 to 2 पाई के बीच लाइक कर रहा है। चलिए देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, फिर यहाँ दिया है -1 माइनस साइन थीटा 1, यही ना दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं, R1 के प्लेस पर R1 प्लस R3 कर लेते हैं, अधिक से अधिक जीरो लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 0 2, फिर आपका माइनस का साइन थीटा 1 साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा 1, यही ना होगा। चलिए, तो हम लोग R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो इन दोनों को छोड़ देंगे, सिर्फ इसी को लेंगे, प्लस में होता है, यह और यह कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट बने, तो माइनस साइन थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 1, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि चूंकि थीटा जो है 0 to 2 पाई है, 0 to 2 पाई के बीच लाई कर रहा है, तो 0 to 2 पाई की यानी कहने का मतलब यह है कि यह 0 to 360 के बीच लाई कर रहा है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जो है, यह साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 और 1 से छोटा होगा, 0 से 2 पाई के बीच। तो इसका मतलब यह है कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिनिमम 0 होता है तो 0 यहाँ रखने पे 2 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मिनिमम वैल्यू 2 होगा, और उससे बड़ा होगा अगर मान लो लास्ट तक 1 जाता है, यहाँ 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर 2 1 जा 2, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका 4 आ जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 to 4 के बीच लाई करेगा।
आप इसको ऐसे ना निकाल के यहाँ से भी निकाल सकते हो। आप देखो इसी में क्या करो, इसी में क्या करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ऐसे मैं निकालना सिखा दे रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो ये यहाँ 2 से गुना होगा 0 में, तो डायरेक्ट मैं 0 ही लिख देता हूँ, इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ने पर इसके अनुसार चल रहा है, तो हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 4। 2 ऐड कर दिए यहाँ पे, तो ये आ गया। तो देख रहे हैं ना, इसका जो वैल्यू है ये देखो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही ना है, ये 2 to 4 तक हो रहा है, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको यहाँ इसमें से कौन सा दिख रहा है, डी नंबर दिख रहा है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, सिद्ध कीजिए कि इसका सारणिक मान जो है ना, सारणिक का मान जो है ना थीटा से स्वतंत्र है। चलिए देखते हैं इसका विस्तार करके। दिया है एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। तो चलिए हम लोग इसका विस्तार करते हैं, लिख देते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग एलोंग, क्या कर ले, R1 कर ले। चलिए R1 ही कर लेते हैं, x को लेंगे, यह रहा, यह कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट माइनस एक्स 1 1 एक्स, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा साइन थीटा क्योंकि माइनस में होता है, यहाँ रहा, यह कॉलम हटाएंगे तो ये चारों जो बचेंगे इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा एक्स। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं प्लस का कॉस थीटा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, ये रहा, यह कॉलम हटाएंगे तो इन चारों का डिटर्मिनेंट माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, x यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। चलिए यहाँ देखते हैं कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस थीटा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कट जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें से एक्स कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला 1 जानते ही हैं, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पे सिर्फ एक्स बच जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा माइनस का एक्स क्यूब। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि थीटा से स्वतंत्र है, तो हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दिया कि ये थीटा से स्वतंत्र है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सारणिक का प्रसारण किए बिना सिद्ध कीजिए इसको इसके बारे में। तो हम लोग LHS लेते हैं और LHS से बिना प्रसार किए हम लोग क्या करेंगे, ये RHS ला देंगे। दिया है A B C, पहला कॉलम है, फिर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये दूसरा कॉलम है, फिर आपका है BC CA AB, ये तीसरा कॉलम है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर R1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं A से, R2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं B से और R3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं C से। तो ऐसा कर रहे हैं गुना, हम गुना कर रहे हैं तो मुझे बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइड भी कर देना होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं A स्क्वायर A क्यूब ABC, B स्क्वायर B क्यूब ABC और R3 में C से, तो C स्क्वायर C क्यूब ABC। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, लिखेंगे टेकिंग आउट ABC फ्रॉम C3, C3 से निकालते हैं ABC। ठीक है, ताकि ये कट जाएगा यहाँ पे 1/ABC इंटू में ABC। यहाँ देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा।
अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर C1 को और C3 को एक्सचेंज कर दे रहा हूँ, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरचेंज करने से सारणिक के मान का साइन सिर्फ बदल जाएगा। तो यहाँ 1 1 1, यहाँ a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अभी भी नहीं आया, हमें जो प्रूव करना है उसमें ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, C2 C3 की जगह और C3 C2 की जगह यहाँ पे हमें करना होगा, है ना। तो हम लोग अब C2 C3 को एक्सचेंज कर देंगे, तो फिर से साइन बदल जाएगा, तब की बार माइनस है तो फिर से वापस प्लस आ जाएगा। 1 1 1, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे a क्यूब b क्यूब। तो जो हमें प्रूव करना था वो आपका RHS आ गया ना, हमने प्रूव करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ले लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा 0, फिर यहाँ पर साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ कॉस अल्फा। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना। तो हम लोग चलो ना इसको डायरेक्ट ही बना लेते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। C3 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं, C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है, C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर चलिए देखते हैं C3 के सापेक्ष। तो इसको लेंगे माइनस का साइन अल्फा। चलिए देखिए यहाँ पे यह रो यह कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये 0 भूल जाओ, अगला लो कॉस अल्फा, ये प्लस का है। चलिए यह कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पर है कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और फिर आपका माइनस का साइन बीटा और कॉस बीटा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस साइन अल्फा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए यहाँ पे कॉस अल्फा ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा। चलिए अंदर कुछ कॉमन है, माइनस का साइन अल्फा कॉमन है तो बाहर आएगा, तो आ जाएगा प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फा कॉमन होगा, बाहर भी साइन अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा, और अंदर बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है कॉस अल्फा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका भी फॉर्मूला यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। समझ गए। अगला देखिए 14 नंबर कह रहा है यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और सारणिक इसका मान जो है 0 के बराबर है, तो दर्शाइए कि या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या a बराबर b बराबर c होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर, तो चलिए पहले इस डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं, c प्लस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस a बराबर में 0। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ R1 के प्लेस पर R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ लेता हूँ। तो देखिए R1 के प्लेस पे R1 R2 R3 को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यही ना आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी सारे एलिमेंट वैसी तरह सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर में 0। अब इसको कॉमन कर लेते हैं, लिखेंगे टेकिंग आउट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। चलिए R1 से इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 1 1 1। यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। अब अधिक से अधिक 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C1 के जगह C1 माइनस C2 और C2 की जगह C2 माइनस C3। ठीक है, तो 2 ये कांस्टेंट है, उधर भी ले जाकर डिवाइड कर सकते हैं या ऐसे ही रहने दो, बाद में इसे देखा जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो C माइनस बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका C माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे तो A माइनस सी, फिर यहाँ 0, C2 की जगह C2 माइनस C3 करेंगे, फिर यहाँ पर A माइनस सी, फिर यहाँ आ जाएगा B माइनस ए, सी कट जाएगा आपका B माइनस ए, फिर 1 B प्लस सी प्लस ए। अब यहाँ पे हम लोग विस्तार कर देते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। चलिए देखते हैं विस्तार करने पर क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ 1 को ही लेंगे, 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी 1 को लेंगे, तो यह और यह कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू सी माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस ए बराबर में 0। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए और माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर में 0, ये ना हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका बी सी माइनस ए सी माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, यहाँ पर आएगा अंदर ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ बाहर माइनस है तो सबका साइन बदल जाएगा ना, तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2ac हो जाएगा और माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, चलिए अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अंदर से माइनस कॉमन कर लेता हूँ और फिर मैं इसे सजा भी लूंगा। चलिए तो पहले मैं सजा लेता हूँ, वह ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या क्या है आपका, ए बी है, बी सी है और यहाँ देखो ये देखो माइनस का ए सी है और यहाँ प्लस का 2ac है, तो प्लस का ए सी लिख दे रहे हैं, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में 0। अब देखिए, अब मैं क्या कर लेता हूँ, अंदर से माइनस कॉमन कर लेता हूँ इसमें से। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके अगले स्टेप में। तो पहले माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस 2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ये माइनस में हो जाएंगे, ये तीनों प्लस में है तो, और ये माइनस वाले प्लस में, यानी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, और ये माइनस का ए सी लिखो या सी ए भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए सी भी लिख सकते हैं सी ए भी लिख सकते हैं। फिर अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को यहीं रखते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, या माइनस को उधर ले गए भाग में खत्म हो गया, उससे कहा नहीं, ये माइनस नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हटा देंगे। 2 अंदर इंटू करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। चलिए तो ये माइनस उधर चला गया, 0 हो गया, कुछ नहीं तो इसके साथ 1 लेके उधर 0 लेके कर दो। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू में, अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर लेते हैं और फिर उसके बाद माइनस का 2ab लिखते हैं और फिर प्लस का एक बी स्क्वायर लेते हैं। उसी तरह से यहाँ प्लस का बी स्क्वायर लेते हैं और फिर माइनस का 2bc लेते हैं और प्लस का एक सी स्क्वायर लेते हैं। फिर हम लोग सी स्क्वायर लेते हैं, माइनस का 2ca लेते हैं और प्लस में ए स्क्वायर लेते हैं,
बराबर में 0। समझे ना, हमने इनको ए स्क्वायर देखो और यहाँ पे है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर को भी और सी स्क्वायर को भी देखो तो दोबारा है ना जी, और ये सब भी है इस तरह से। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी है, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं इन तीनों के वर्गों का योग 0 है। अच्छा, वर्गों का योग 0 होने का मतलब कि तीनों प्रॉपरली अगर एक एक करके देखें तीनों, तो तीनों 0 के बराबर होंगे, तभी ना ऐसा हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा, और c माइनस a का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा, तभी इनके वर्गों का योग यहाँ पे 0 हो रहा है। समझ रहे ना, इनका योग 0 होने का मतलब है कि तीनों अलग अलग 0 होंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग जब 0 हो रहा है तो वर्ग 0 होने का मतलब यह है कि यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा और यह भी 0 होगा, तभी ना इनका योग 0 हो रहा है। वर्ग में 0 कभी कब पॉसिबल हो सकते हैं, जब ये तीनों खुद 0 होंगे तब। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर 0, ये स्क्वायर जाएगा रूट में, 0 का रूट 0, यानी a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस a बराबर 0। तो यहाँ a बराबर b, b बराबर c और c बराबर a आ जाएगा, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया, a बराबर b बराबर c। तो या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या a बराबर b बराबर c होगा। समझ गए? तो अब इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना है। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।